चतुर किसान। सीतापुर नाम के एक गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपनी पत्नी नेहा और 8 साल के बेटे रघु के साथ रहता था। वो गरीब था परंतु बहुत ही चालाक। एक दिन वो खेत पर बहुत मेहनत करके घर वापस आया। अरे, आज आप खेत से जल्दी वापस आ गए, क्या बात है? अरे मुझे शांति से बैठने तो दो कुछ पल। आते ही सवालों के तीर चलाने लगती हो। वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो चुका है, ऊपर से तुम्हारे सवाल। अच्छा जी, आप शांत हो जाइए। सबसे पहले आप ये पानी पी लीजिए और माफ कीजिए, आपको इतनी जल्दी घर में देखकर मैं सवाल कर बैठी। आप शांति से बैठ जाइए। नेहा ने राजू को पानी का गिलास दिया और वो एक ही घूंट में हड़बड़ी में पानी पीने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था। वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस नई मुसीबत को कैसे संभालूं, इसलिए घर जल्दी आ गया। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि क्या हुआ है? कौन सी मुसीबत की बात कर रहे हैं आप? और इतना परेशान क्यों हैं आप? कोई छोटी मुसीबत नहीं है, बहुत बड़ी मुसीबत है। ओफो, ऐसा क्या हुआ है? मुझे डराना बंद कीजिए और बोलिए। क्या बताऊं, इस साल एक मुट्ठी भी अनाज नहीं उगने वाला है हमारे खेत में, समझी? क्या मतलब? क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? कुछ भी बोल नहीं रहा हूँ, यही सच है। इस बार पता नहीं मिट्टी को क्या हो गया है, अभी तक एक भी पौधा नहीं उगा है। ऊपर से बचे कुछ पौधे सब कुछ सड़ चुके हैं। अब कैसे घर चलेगा? हे भगवान, अब क्या होगा? घर पर खाना बनाने के लिए अनाज भी नहीं है। ये कैसी दुविधा है? अब हम क्या करेंगे जी? मुझे कुछ मत पूछो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे। कम से कम आप तो ऐसा मत बोलिए। आप तो बहुत चालाक और बुद्धिमान हैं। आप कोई तो उपाय सोचिए ना। हाँ, लेकिन अब क्या नई फसल उगाऊं? और ऐसा कर भी लिया तो अच्छी मिट्टी कहाँ से लाऊं? आप शांत हो जाइए और आराम से सोचिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। अभी मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। मैं फिर से खेत में जा रहा हूँ, अब देर से ही घर आऊंगा। तुम मेरी चिंता मत करना, और ज्यादा देर हो जाए तो खाना खा लेना। रघु को भी खिलाकर सुला देना, ठीक है ना? जी ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। राजू घर से निकल गया। लेकिन नेहा चिंता के मारे घबराने लगी और उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी ओर राजू चलते चलते अपने खेत पर पहुंच गया। वो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा और मिट्टी की तरफ देख रहा था। वो किसी सोच में डूबा हुआ था। तभी वहां उसके खेत के पास वाले खेत का मालिक सुरेश आ गया और उसने राजू को देखा। सुरेश ने राजू को बहुत आवाज दी। राजू, राजू भाई, अरे सुनो तो। बहुत आवाज के बाद राजू अपने ख्यालों से बाहर आया और आखिर में सुरेश के पुकारने का जवाब दिया। हाँ 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 भाई, बोलो। क्या हुआ है राजू? इतने खोए खोए से क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे ठीक होने का नाटक करना होगा। मैं अपनी परेशानी किसी को बता नहीं सकता। इसे सब पता चल गया तो पूरे गांव को सब पता चल जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम फिर से चुप हो गए, क्या बात है भाई? राजू मुस्कुराते हुए बोला। अरे नहीं, मैं कहीं खोया नहीं हूँ और ना ही कुछ हुआ है। वो तुम्हारी भाभी की तबीयत थोड़ी खराब है ना, वही सोच रहा था, और कुछ नहीं। अच्छा, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएंगी। वैसे तुम्हें पता है एक बात? कौन सी बात? गांव में कुछ किसानों की खेती खराब हो रही है। शायद मिट्टी बहुत गीली रह गई है, जिसकी वजह से सारे पौधे सड़ रहे हैं। क्या? और कैसे? पता नहीं भाई, लेकिन मेरा बड़ा भाई जो शहर में रहता है, वो कोई दवाई छिड़कने को बोल रहा था। उससे ये असुविधा ठीक हो जाती है। मैंने आज ही गांव वालों को ये बताया है। भाई, तुम मुझे भी वो दवाई दोगे ना? क्यों, तुम्हें क्यों चाहिए? असल में मेरी फसल भी खराब हो रही है
इसलिए मैं तुमसे दवाई मांग रहा हूँ। ठीक है, अगले हफ्ते वो सबके लिए ला रहा है, तुम्हें भी मिल जाएगी, बस थोड़े ज्यादा पैसे देने होंगे। कोई बात नहीं, पैसों की चिंता मत करो, मैं दे दूंगा। अगले दिन राजू अपना झोला पकड़कर घर से निकलने लगा। अजी सुनिए, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? मैं शहर में अपने दोस्त मांगू से मिलने जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है, रात तक आ जाऊंगा। जी ठीक है। राजू शहर गया और मंगू को बताया कि किस तरह से उसकी फसल खराब हो रही थी। मंगू ने उसे कुछ बताया और एक पैकेट में कुछ सफेद पाउडर दे दिया। राजू उसे लेकर गांव वापस चला गया। सुनिए जी, आपका काम हुआ? हाँ, हो गया। अगले हफ्ते सुरेश ने शहर वाले भाई को लेकर गांव वालों के सामने आया। और दवाई बांटने लगा। ले लो भैया, अब तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश, अगर तुम और तुम्हारा भाई ना होता तो पता नहीं हम क्या करते और हमारी फसल को कैसे बचाते। राजू भी वहीं खड़े होकर सुरेश की तारीफ कर रहा था। सब ने अगले दिन से दवाई खेत में डालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनके खेत ठीक होने लगे। एक दिन गांव का एक आदमी रात को शहर से वापस आ रहा था। तब उसने चोरी छिपे राजू को कहीं जाते हुए देखा। वो घबरा गया और राजू का पीछा करने लगा। उसने देखा कि राजू चुपचाप सुरेश के खेत में गया और एक सफेद पाउडर का पैकेट फाड़कर खेत में डालने लगा और वापस अपने घर की तरफ चला गया। उस आदमी ने सब कुछ देखा तो सही, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। अगले कुछ दिन तक यही चलता रहा। कई लोगों ने राजू को ऐसा करते देखा, लेकिन किसी ने आपस में ये बात नहीं बताई। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन सुरेश ने देखा कि उसकी फसल खराब होने लगी है। वो फूट फूट कर रोने लगा। आसपास के लोग उसके पास इकट्ठा हो गए। क्या हुआ सुरेश? देखो ना, मेरी फसल कैसे सड़ गई है, अब मैं क्या करूं? मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है, चलो पंचायत में, अभी सबको सच पता चल जाएगा। सुरेश उसके पीछे पंचायत गया और साथ ही गांव के सारे लोग वहां हाजिर हो गए। क्या बात है, अचानक क्या हुआ? मेरी फसल खराब हो गई सरपंच जी। मुझे पता है ये कैसे हुआ है और उसमें किसका हाथ है? किसका हाथ है? किसने किया है ये सब? जल्दी बोलो। ये सब राजू ने किया है। मैंने और बहुत सारे गांव वालों ने उसे रात में सुरेश के खेत पर कुछ सफेद पाउडर डालते हुए देखा है। जरूर इसी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। क्या पता हमारे खेत में भी पहले राजू की वजह से ही खराब हो रहे थे। राजू, तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। अब मेरे खेत का क्या होगा, मैं क्या करूं? तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम वही दवाई डाल दो अपने खेत में जो तुम्हारे भाई ने शहर से लाकर हमें बचाया था। हाँ, यही करो, लेकिन राजू, इससे तुम्हारी सजा माफ नहीं होगी। नहीं नहीं, मैं वो दवाई कैसे डाल सकता हूँ? क्यों नहीं? नहीं, मैं नहीं डाल सकता दवाई, उससे मेरी सारी जमीन बंजर हो जाएगी। क्या क्या कहा तुमने? सरपंच जी, सुरेश सही कह रहा है। वो दवाई जो इसने और इसके भाई ने बेची थी वो नकली थी। उससे जमीन अच्छी फसल तो देगी, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, और 1 साल बाद जमीन बंजर हो जाएगी। और महान बनकर अपने भाई के जरिए फर्जी दवाई बेची। मैंने एक दिन सुरेश को सबके फसल पर कुछ छिड़कते हुए देखा, तभी मुझे शक हुआ, और अगले दिन मैंने उसे एक जहरीली दवाई डालते हुए देखा, जिसकी वजह से मिट्टी खराब हुई और फसल भी सड़ने लगी। मैं मिट्टी की जांच करने के लिए शहर अपने दोस्त मांगू के पास गया, जहां उसने मुझे सब समझाया कि मिट्टी को दवाई की मदद से खराब किया गया है, और उसे भी खराब दवाई बेचकर सुरेश हमें बेवकूफ बना रहा था। पर इसका भी हल है उसके पास। सब लोग ये पीली दवाई लो और अपने खेत में डाल दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। राजू ने सबको दवाई दे दी और सरपंच राजू की होशियारी से बहुत खुश हो गए।
मुझे माफ कर दो राजू। बिना सच जाने मैंने और बाकी सब ने तुम्हें दोषी बना दिया। आपकी कोई गलती नहीं है सरपंच जी, गलती तो सिर्फ सुरेश की है। सरपंच ने सुरेश को गांव से निकाल दिया और बाकी सब लोगों ने राजू से माफी मांगी। साथ ही सच बाहर लाने के लिए उसे बहुत सारा धन्यवाद भी दिया। एक गांव में सुनैना नाम की एक औरत रहा करती थी। जो माँ बनने वाली थी। वो एक गुरुजी की बहुत सेवा करती थी, इस आस में कि गुरुजी एक दिन उसे खास जादुई शक्ति देंगे। जब बच्चे का जन्म होने का समय आया, तब गुरुजी ने सुनैना की इच्छा पूरी करा दी, उसे वरदान देकर। सुनैना, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हुआ हूँ और अब समय आ गया है तुम्हारी सेवा का फल तुम्हें मिले। मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारे बच्चे को एक ऐसी जादुई शक्ति मिलेगी जिससे वो खुद की और दूसरों की रक्षा कर सके। कैसी जादुई शक्ति गुरुजी? तुम्हारे बच्चे को जादुई पंख मिलेंगे जो सिर्फ तब दिखाई देंगे जब वो चाहेगा, और तब वो उड़ सकेगा और हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, और वो कोई भी बीमारी ठीक कर सकेगा। धन्यवाद गुरुजी। सुनैना ने गुरुजी को धन्यवाद तो कर दिया, लेकिन मन ही मन में वो दुखी थी इस बात से कि जादुई पंख उसे नहीं बल्कि उसके बच्चे को मिलेगा। ये क्या बात हुई? सारी सेवा इतने सालों तक मैंने किया और फल इस बच्चे को मिलेगा। एक बार ये बच्चा पैदा हो जाएगा, तब उससे मैं ये सारी शक्ति छीन लूंगी। कुछ दिनों बाद सुनैना के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अगले ही पल उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उसके दोनों बेटे स्वस्थ लग रहे थे, लेकिन वैद्य जी बोलते हैं कि एक बेटा अपाहिज है। ये बात जानकर सुनैना हताश हो गई। बस अब यही बाकी था। एक तो बच्चे को जादुई शक्ति मिल गई, ऊपर से जुड़वा बच्चों में से एक अपाहिज निकल गया। इस बच्चे का क्या करूं अब मैं? वैसे भी अब मुझे लगता है कि जादुई पंख इस अच्छे वाले बच्चे को मिले होंगे। अपाहिज बच्चे को मैं तो फेंक देती हूँ, ये मेरे किसी काम का नहीं है। सुनैना ने उस बच्चे को नदी में फेंक दिया। वो दूसरे बच्चे को लेकर एक अलग गांव में चली गई। वो उस बच्चे की देखभाल करने लगी और उस पल का इंतजार करने लगी जब बच्चे की जादुई शक्ति बाहर आएगी और वो उससे जादू छीन सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका बेटा मोहन एक मामूली बच्चे की तरह सब कुछ कर रहा था सिवाय जादू के। ये क्या हो रहा? मोहन का जादू बाहर क्यों नहीं आ रहा है? कहीं जादू उस अपाहिज वाले बच्चे के पास तो नहीं था? हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? ऐसे ही वक्त बीतता गया और मोहन बड़ा होने लगा। दूसरी तरफ वो अपाहिज बच्चा रोहन भी बड़ा होने लगा और 5 साल के होते ही उसे अपनी शक्तियों का पता चल जाता है। वो 20 साल का होने के बाद अपने परिवार की तलाश में भटक रहा था। जब उसने मोहन को अपनी माँ के साथ देखा, वो तो चौंक गया और उनका पीछा करने लगा। उसने अपनी जादुई शक्ति से सब सच जान लिया। उसने अपनी आंखें बंद की, तब उसके सामने वो नजारा आता है जब उसकी माँ ने उसे फेंक दिया था। रोहन गुस्से से लाल हो गया। माँ, ये तुमने क्या किया? अब आपके इस काम का फल आपका दूसरा बेटा भुगतेगा। रोहन उसी शाम मोहन के घर गया। उसे देख मोहन चौंक गया, क्योंकि उसे अपने जुड़वा भाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वही सुनैना उसे देख तो बहुत खुश हुई। अरे वाह, मेरी समस्या का फल आज खुद मेरे सामने खड़ा है। अब मौका देखते ही इसे मारकर इसकी सारी जादुई शक्ति और वो जादुई पंख इससे ले लूंगी।
सुनैना ने मोहन को बताया कि रोहन उसका जुड़वा भाई है। बेटा, एक हादसे में मैंने रोहन को खो दिया था। मुझे लगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ ये जानकर कि मेरे दोनों बेटे मेरे पास हैं। आज मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे मेरा खोया भाई मिल गया। तीनों माँ बेटे बातें करने लगे, लेकिन अब तक मोहन को उन जादुई पंख के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। रोहन अपनी शक्तियाँ उन दोनों से छुपाना चाहता था और मौका मिलते ही मोहन को मारना चाहता था। एक रात बाहर से बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही थी। रोहन ने देखा तो एक घर में आग लगी थी और एक छोटा सा बच्चा आग में फंसा हुआ था। उसके घर वाले तो रो रहे थे। रोहन बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ा और अगले ही पल उसके पंख के सहारे वो हवा में उड़ने लगा और आग के अंदर से बच्चे को बचा कर ले आया। सब हैरानी से उसे देखने लगे। बच्चे के माँ बाप उसे धन्यवाद देने लगे। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरे बेटे को बचा लिया, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप अपना और अपने बेटे का ध्यान रखिए। इतना बोलकर रोहन वहाँ से चला गया, लेकिन मोहन ने सब अपनी आँखों से देख लिया। उसने अपनी माँ से इसके बारे में बात की। तब उसे रोहन के जादुई पंख के बारे में पता चला, लेकिन उसे अपने भाई से कोई जलन नहीं हुई, बल्कि वो रोहन के लिए तो बहुत खुश था। अगले दिन उसने देखा कि सुनैना 2 गिलास दूध लेकर एक गिलास में कुछ मिला रही थी और थोड़ी देर बाद मिलावट वाले गिलास को रोहन को देने लगी। मोहन दौड़ कर गया और गिलास रोहन से छीन लिया। ये क्या कर रहे हो? अब इसमें माँ ने ज्यादा दूध डाला था, इसलिए ये मुझे चाहिए था। पर ये रोहन के लिए था। रोहन नाराज होकर कमरे में चला गया और मोहन के मुंह से खून आने लगा। माँ, मुझे पता है आपने उसके दूध में जहर डाला था, पर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे उसका जादू चाहिए। इस जादू के लिए मैंने सालों तक तप किया और फल उसे मिल गया। भले ही वो मेरा बेटा है, लेकिन जादुई शक्ति के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी वहाँ रोहन आ गया। उसने सब कुछ सुन लिया था। वो गुस्से से सुनैना को देखने लगा। उसके गुस्से की आग से जादू हुआ और सुनैना का शरीर जलने लगा। वो तड़प उठी और कुछ ही पल में मर गई। उधर मोहन को दर्द में देख रोहन ने अपने जादुई पंख तोड़े और मोहन को दे दिए। जादू की वजह से वो ठीक होने लगा और जहर का असर भी उतरने लगा। अब तुम ठीक हो ना? हाँ, लेकिन तुमने अपने पर मुझे क्यों दिए? ये तुम्हारे हैं। क्योंकि तुम्हारी जान बचाने के लिए ये जरूरी था। अब तुम अमर हो गए हो और किसी की भी जान बचा सकते हो और लोगों की मदद भी कर सकते हो। अंत में दोनों भाई हंसी खुशी रहने लगे और सुनैना को उसके कर्मों की सजा भी मिल गई। ये कहानी शमिता की है, जो अपनी रोजमर्रा की नीरस जिंदगी से ऊब चुकी है और वो खुद की खूबसूरती से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अपनी असली खूबसूरती को पहचानने की चाहत में वो एक जादुई ब्यूटी पार्लर का सफर करती है। इस सफर में उसे समझ में आता है कि असली खूबसूरती बाहर ही नहीं, बल्कि अंदरूनी आत्मविश्वास और खुद की कद्र करने में होती है। सीमा, मेरी जिंदगी में कुछ मजा नहीं आ रहा। वही रोज का काम, वही रूटीन। मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जो मुझे नया महसूस कराए। अरे शमिता, तुमने मेरे नए ब्यूटी पार्लर के बारे में सुना है? वहाँ जादुई चीजें होती हैं। जादुई से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, जादुई। वहाँ हर कस्टमर की अंदरूनी खूबसूरती को बाहर लाने का एक खास तरीका है। एक बार चलकर देखो, शायद तुम्हें भी वो मिल जाए जिसकी तलाश है। सीमा, क्या ये सच में काम करेगा? हाँ शमिता, बस तुम खुद पर विश्वास रखना। चलो अंदर चलते हैं। वे दोनों अंदर जाती है। पार्लर के अंदर का माहौल बहुत आकर्षक और सुंदर होता है। माया नाम की एक बूढ़ी औरत उनका स्वागत करती है।
तुम दोनों का स्वागत है मेरी बच्चियों। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? माया आंटी, शमिता को आपका जादुई ट्रीटमेंट चाहिए। आओ बेटा, बैठो, अपनी आंखें बंद करो और सच्चे दिल से अपनी इच्छा के बारे में सोचो। शमिता आंखें बंद करती है और धीरे धीरे बोलती है, मैं अपनी अंदरूनी खूबसूरती को देखना चाहती हूँ। माया कुछ मंत्र बुदबुदाती है और शमिता के चेहरे पर जादुई क्रीम लगाती है। अचानक शमिता को कुछ अलग सा लगता है। उसकी आंखें खुल जाती है और वो खुद को आईने में देखकर चौंक जाती है। ये मैं हूँ? मैं इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? बेटा, ये जादुई क्रीम नहीं थी, बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास था जो बाहर आया है। असली खूबसूरती तो हमारे अंदर ही होती है। शमिता खुश होकर घर लौटती है, लेकिन अगली सुबह कुछ अजीब होता है। शमिता सुबह उठकर आईने में खुद को देखते ही चौंक जाती है, क्योंकि उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था, जैसे कि वो किसी और की शक्ल ले रही हो। शमिता घबराकर सीमा को फोन करती है। सीमा, कुछ अजीब सा हो रहा है। मेरा चेहरा बदल रहा है, जैसे कि मैं कोई और हूँ। मुझे डर लग रहा है सीमा, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए मेरे साथ। क्या? मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद सीमा शमिता के घर पहुँचती है और उसे देखकर चौंक जाती है। शमिता का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। शमिता, तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल बदल गया है। ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरी शक्ल ले रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। माया आंटी ने तो कहा था कि ये जादुई क्रीम थी। हमें तुरंत माया आंटी के पास जाना चाहिए। शमिता और सीमा भागते हुए जादुई ब्यूटी पार्लर पहुंचती है। माया आंटी उन्हें देखकर मुस्कुराती है। आ गए बच्चों, क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? माया आंटी, शमिता का चेहरा बदलकर मेरे जैसा हो गया है। आपने क्या किया है इसके साथ? मैंने तो सिर्फ उसकी असली ख्वाहिश को पूरा किया है। उसकी असली ख्वाहिश तुम्हारी तरह दिखने की थी। पर मैंने तो कहा था कि मैं अपनी अंदरूनी खूबसूरती को देखना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन तुमने अपने दिल में हमेशा किसी और की खूबसूरती को चाहा है। क्यों? सच कहा ना मैंने? तुम हमेशा से सीमा की तरह खूबसूरत दिखना चाहती थी ना? यही वजह है जादू ने तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा किया। शमिता, तुम्हें खुद को स्वीकार करना होगा जैसी तुम हो। जादू तभी काम करता है जब ख्वाहिश सच्ची हो। शमिता घर लौटती है और खुद को आईने में देखती है। वो अपनी असली खूबसूरती को पहचानते हुए खुद से बात करती है। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। मुझे किसी और जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे शमिता का चेहरा वापस अपनी असली शक्ल में आने लगता है। वो मुस्कुराती है और अपने आत्मविश्वास को वापस पाती है। अब मुझे समझ में आया कि असली खूबसूरती आत्मविश्वास और खुद की कद्र में है। अब से मैं खुद को वही मानूंगी जो मैं हूँ, सबसे खास। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि असली खूबसूरती हमारे आत्मविश्वास और खुद की कद्र में है। हमें खुद को स्वीकारना और प्यार करना चाहिए जैसे हम हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में अनमोल और सुंदर है। बाहरी सुंदरता सिर्फ एक भ्रम है, जबकि सच्ची सुंदरता हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में ही होती है।